So today we are continue in the chapter 2 in the topic capacitance, and we are talking about the last homework given in the class. So हाँ, अब बताओ मेहुल, वहाँ पे एक वीडियो मैंने कहा था देखने के लिए, तो क्या देखा, क्या समझ में आया? सर उसमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कल, उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अलग फॉर्मूला लिया, V बाय वी नॉट इक्वल्स E पावर माइनस टी बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। मतलब मैंने नेट पे कुछ चेक किया, मेरे को उससे रिलेटेड ना कुछ मिला, ना समझ आया वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्या है। ठीक है, ओके। चलो, फॉर्मूला नहीं समझ में आया, पर अगर मान लो कि वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो तो बता देंगे आपको, किस सिचुएशन में आएगा। पर वो फॉर्मूला आने के बाद आगे की जो एनालिसिस है वो समझ में आ गई? यस सर, वो आ गई। हाँ आगे तो उन्होंने लॉग लेके ग्राफ प्लॉट किया, हाँ, और उससे वहां एनालाइज। से सी कैलकुलेट हो जाएगा। यस ठीक है, सर। और इस चीज को बकायदा वो डाटा कहाँ से लिया गया था? प्रैक्टिकल परफॉर्म करके। ठीक है, ओके। कहने का यस सर। मतलब है कि वो जो सेटअप देख रहे थे, इतना कोई भारी सेटअप तो था नहीं कि जिसको एक स्कूल लैब में लगाया नहीं जा सकता, सिंपल था वो, है ना। बिल्कुल। सिंपल सा सेटअप था, उसको आराम से लगाया जा सकता है। ओके, और बाकियों को क्या समझ में आया? वंदना, आपको क्या समझ में आया? यही सेम मेरे का, मुझे वो ग्रेडियंट नहीं समझ आया। ग्रेडियंट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है स्लोप। अच्छा ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। ओके, dy बाय dx को कहते हैं ग्रेडियंट। हाँ, ठीक है। मतलब चीज वीडियो अच्छी लगी ना आपको? यस सर। हाँ, so that was excellent video to calculate C at the lab। और आपने देखा था अगर C लैब में निकल गया तो आपका एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा। अब देखो, यस सर। वो मैं बता देता हूँ, उसको पूरा तो नहीं पर एक आइडिया दे देता हूँ कि वो जो रिलेशन है वो किस सिचुएशन में डेवलप होगा। उसको कहते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आरसी सर्किट। यानी कि अगर आप एक कैपेसिटर ले लें, साथ में एक रजिस्टर ले लें। आपको रजिस्टर तो मालूम ही है, बोलो रजिस्टर मालूम है कि नहीं? यस सर। 10th क्लास से रजिस्टर क्या होता है? जिसकी रेजिस्टेंस होती है। and you have connected this setup with a battery, और साथ में आपने एक यहाँ पे एक स्पेशल की ली है जिसको कहते हैं टैपिंग की। अब इस सेटअप की खासियत क्या रहेगी कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये कैपेसिटर कुछ टाइम लगाएगा चार्ज होने में। ठीक है, और यानी कि इसके जो प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगी। विल यू एग्री ऑन दैट? यस सर। ठीक है ना। सो the potential difference between plates of capacitor will be time dependent for some duration, और उस ड्यूरेशन के लिए वो जो रिलेशन है उसको निकाला जा सकता है, बट उसके लिए एक आपको लॉ आना चाहिए। Which kind of law you required? We required KVL. It is called as Kirchhoff's voltage law. जिसको आपने अभी नहीं पढ़ा है। We required KVL law, तो इसको कब पढ़ेंगे इस लॉ को?
you will study this law in chapter, बहुत दूर नहीं, in your next chapter 3, ठीक है, which is current electricity. चैप्टर 3 में ये लॉ आ जाएगा और इस किरचॉफ के दो लॉज हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक बार आपको समझ में आ गए तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। इवन इंजीनियरिंग में भी आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो वहां भी यही लॉ काम में आएंगे, और दूसरा मतलब और लॉ भी हो सकते हैं पर ये मेन लॉ, ये फंडामेंटल लॉ का काम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो वो जो रिलेशन जो आप कह रहे थे ना एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन में वो रिलेशन इस केवीएल लगा के इस सर्किट के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। फाइन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें इसको आर के साथ ही करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये भी एक अच्छा सवाल है ना। इसको सीधा सी के साथ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप जो भी कनेक्टिंग वायर लगाते हो, क्या वो वायर आपको रेजिस्टेंस फ्री मिल जाएगी क्या? नो सर, थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, है ना। वो वायर्स आपको थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगी ही। तो इसके लिए, क्योंकि वो आप पूरा आइडिया उसको रेजिस्टेंस फ्री तो ले नहीं पाओगे, है ना, तो इसके लिए बेटर है कि दिमाग लगाया गया कि इसके साथ एक आर वैल्यू को कंसीडर कर लिया जाए। ये आर आप लगा लो इंक्लूडिंग दी रेजिस्टेंस और वायर भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसके अंदर आर वो भी आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो पूरा ही आर काउंट, इस सिचुएशन का आर काउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसलिए आरसी सर्किट लेना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने आरसी सर्किट लेके क्या कैलकुलेट किया, सी को कैलकुलेट किया, जो भी टेक्निक बताई। अदरवाइज अगर आपने सोचा हो तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट to measure the charge available over a plate directly by using any device। जैसे आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, पर इसके ऊपर कितना पॉजिटिवली चार्ज है इसको मेजर कैसे करोगे? दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। क्या कोई डिवाइस है डायरेक्टली जिसको आप इसके साथ कनेक्ट कर दो और ये आपको ट्यूब बता दे? बोलो, सर्च किया किसी ने? मैं आप कह रहे थे सर्च करोगे। सर मतलब ऐसे था, नहीं था अभी चार्ज मैग्नीट्यूड नहीं पता लगा, बस नहीं प्रेजेंस ऑफ लगेगा, चार्ज डिटेक्ट लगेगा भी नहीं, और यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ क्यू। गेटिंग? कोई डिवाइस ऐसी मिल भी गई तो वो पूरा प्योरली एक्यूरेट क्यू बताएगी, उसमें भी डाउट रहेगा, और फिर आप उससे क्लेम करोगे कि एप्सिलॉन नॉट हम निकाले हैं, सो इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसलिए यू प्रेफर टू हैव दिस। और क्या करना, केवीएल को जब आप सीखना तो उसके बाद ये एससी वर्मा में आरसी सर्किट का वो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप केवीएल समझने के बाद वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा व्हेन यू गो थ्रू द टॉपिक। इसको नोट कर लो, सी आरसी सर्किट फ्रॉम एससीबी आफ्टर डूइंग केवीएल। जिनको इंटरेस्ट है वो देखेंगे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आरसी सर्किट इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस। क्लियर? हाँ, कंपटीशन पर्पस में जरूर आता है ये, आईआईटी जेई में ये जरूर है। क्लियर?
बोलो यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया जो भी हमने बात की? इसमें से दो निकाल के ना फ्रिज में डाल देना। फाइन। अब बढ़ते हैं बेटा आगे वाले टॉपिक्स में। एक तरीके से आपका जो कैपेसिटेंस है वो रिव्यू हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल दी थी कल, थोड़ा लेट डाली थी। कैपेसिटेंस रिव्यू हो गया और आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट आता है निकालना। आपको कैपेसिटेंस का मीनिंग क्लियर है। कैपेसिटेंस ज़्यादा और कम होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो भी क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे आगे की। तो पहली चीज कैपेसिटेंस के अंदर पैरेलल प्लेट के बारे में ही करते हैं। वी कैन हैव अ डेरिवेशन फॉर capacitance. Derivation for capacitance of a capacitor when we add dielectric partially between the plates. आपको याद हो तो पिछली डेरिवेशन जब भी हमने की होगी डाइलेक्ट्रिक वाली, डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस निकाली थी हमने कि नहीं? व्हाट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव कि अगर ये बीच में एयर और वैक्यूम का केस है आपके पास सपोज, then tell me what will be expression for the capacitance. बताइए। Epsilon naught A by D. Epsilon naught A by D. भी करेक्ट बात है। सतिंदर को बात आ रही समझ में? अभी सतिंदर आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं? सर थोड़े थोड़े आ रहे हैं सर अभी तो। थोड़े थोड़े क्यों आ रहे हैं भाई? आपके पास सर कल की क्लास नहीं अटेंड की। अच्छा, उससे पीछे आए हैं सारे समझ में? और एक चीज और बता दूं, क्योंकि हमारी क्लासेस टाइमिंग एक तो अल्टरनेट हो गई है, इस वजह से हम अब ज्यादा हम सीधा काम करेंगे। हम बाकी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस बहुत है करने वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में? हालांकि ये मुश्किल काम है अपने आप को रोकना, बट स्टिल मुझे देखता हूँ कितना मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ इस चीज को। अब मुझे ये बताओ, मेहुल अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दे हम पूरे को, बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक से कवर कर दे इस हिस्से को, तो कैपेसिटेंस क्या होगी? और A times C naught जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक होएगा। डालते हैं तो आपको उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चाहिए। क्या होगी बताइए? K times C naught या क्या है ER एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन R times C naught। नहीं, वो भी एप्सिलॉन नॉट ही है। मतलब ये वाला एक्सप्रेशन जो हमने एयर के लिए निकाला था कैपेसिटेंस का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में फर्क यहाँ पड़ता है, ये जो लोकेशन है एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एम। ठीक है, और फिर आप एप्सिलॉन एम को क्या पुट अप करते हो? Epsilon naught into epsilon naught. इसको आप करते हो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वहां फिलअप करते हो, दैट्स इट। तो ये तरीका था। और आपने ये देखा कि कैपेसिटेंस इन ए मीडियम इंक्रीज होती है,
तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, बट यहाँ क्या है कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरी स्पेस के अंदर आपने डाल दिया है। पर अगर हम पूरी स्पेस में ना डालें तो क्या आप उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? क्योंकि यस टेस्ट सर। की भी आपने तैयारी की होगी, तो उसमें ये नॉलेज अगर आपने कहीं से गेन की या आपके अंदर डेवलप हुई, तो बताओ भी कौन निकाल सकता है? रेज योर हैंड। हाँ बताओ मेहुल, कैसे? सर उसमें जो क्या कहते हैं वोल्टेज लेंगे हम, पार्शियल जो उसमें डाइलेक्ट्रिक आएगा उसमें जो टोटल V होएगा वो होएगा वोल्ट V ड्यू टू एयर एंड V ड्यू टू मीडियम, प्लस करेंगे उसमें नेट यानी आप वोल्टेज कह रहे होएगा। हो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क पड़ जाएगा, है ना? यस सर, मतलब एक एयर की वजह से अलग होएगा और जो हमने मीडियम डाला है पार्शियली उसकी वजह से अलग होएगा, फिर हम उनको ऐड करेंगे। चलो ठीक है, अच्छा बताया आपने। फिर V को हम E इंटू डी का ठीक है फॉर्मूला ठीक है यूज ठीक है करेंगे। ठीक है, हो जाएगा आगे। सो वी टेक ए डाइलेक्ट्रिक विद हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिखा देते हैं इसका। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट था उसके हिसाब से आपको क्या मालूम है यहाँ पे? व्हाट यू नीड, अगर आपने कैपेसिटर लिया है सो यू कैन हैव दिस चॉइस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और अगर ऐसी बात है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपको मालूम है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी ना, एयर में हो जाएगी ई नॉट, और इनसाइड क्या होगी ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या सीखा आपने? इस साइड नेगेटिव इंड्यूस, आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। और इसकी वजह से जो बीच में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्लाइड वाली तो है राइट साइड पे, और जो पोलराइज्ड वाली है वो लेफ्ट साइड पे है। तो इसका नेट क्या होगा? नेट क्या होगा? ई। और उस ई को मैंने आपको समझाया हुआ पोलराइजेशन टॉपिक में, किसके बराबर है वो? ई नॉट डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम यदि आप के रखते हैं तो डिवाइड बाय के होगा, एप्सिलॉन आर रखते हैं तो डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर होगा। ओके, यस सर। बताओ यहाँ तक किसको क्लियर है? ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। सो सी नेक्स्ट, अब देखो हमें निकालनी है कैपेसिटेंस। बाय डेफिनेशन जो कैपेसिटेंस है वो क्या है? इट इज Q बाय V। तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा? अगर हम V सिचुएशन में निकालने में कामयाब हो जाएं तो क्या बात बन जाएगी? यस सर। Let V is what? Potential difference between plates of capacitor। तो अब वो कैसे निकालोगे? मैंने कहा था कि जब E कांस्टेंट हो इन द गिवन रीजन तो सिंपल वो E मल्टीप्लाइड D होता है, और वहां D क्या रहेगा? सेपरेशन, जितने हिस्से में E कांस्टेंट है। ये डेरिवेशन करी थी हमने यूजिंग V as E into D relation।
if E is constant over D distance, कितने हिस्से में अगर वो कांस्टेंट है तो आप सीधा ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो जो ई नॉट है वो कितने हिस्से में अवेलेबल है, पहले तो ये जानिए। द ई नॉट इज अवेलेबल ओवर हाउ मच, इट इज अवेलेबल ओवर डी माइनस टी पोर्शन। यस सर। तो आपने सीधा ई नॉट इंटू डी माइनस टी कर देना है इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ई की जगह ई नॉट और डी क्या कहा था, जितने हिस्से में ई कांस्टेंट है, तो ई नॉट जितने हिस्से में कांस्टेंट है वो हिस्सा देख लिया हमने डी माइनस टी। डी माइनस टी कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये वाला और ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा, ठीक है। अब बारी है जो ई है, ई भी कांस्टेंट है कितने पोर्शन में, मीडियम वाला पोर्शन। तो वहां पे ई मल्टीप्लाई आप करेंगे टी। टी। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस जब एडअप होंगे, एडअप इन द सेंस, देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई नॉट की भी राइट साइड पे है और ई की भी राइट साइड पे है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी ये दोनों एडअप ही होगी, देयर इज नो इशू, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर ई का बेटा डायरेक्शन अगर लेफ्ट साइड पे होता तो यहाँ पे ये चक्कर पड़ जाता आपका इस सिंबल का। विल यू एग्री? ठीक है, तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ये भी बातें यहाँ पे वैलिड हैं। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप, ई की वैल्यू कितनी डाल देंगे, ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर टी। ई नॉट कॉमन निकालिए, उसके बाद इसको बना दो 2, पुट 2 in 1, put 2 in 1 we get, so therefore कितना आ जाएगा v, g minus t plus t by epsilon r। अब बताओ ई नॉट क्या हो सकता है, राजा बता सकता है भाई, राजा ई नॉट क्या होगा? कई बार हमने यूज किया ई नॉट। ई नॉट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो वो प्लस और माइनस की एडअप होकर कितनी आएगी, सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट को डालिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू कैंसल्ड, ठीक है। बोलो यहाँ तक किनको आ गया समझ में? फाइन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो what we will do, we want to compare this C with respect to C नॉट। तो C नॉट कितना होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट A by D होता है। तो क्या इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट A by D बना सकते हैं? तो उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, अगर आपका D बाहर आ जाए तो आप देखो इस सिचुएशन में D कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। उसको निकालने से पहले तो आप माइनस टी को कॉमन निकालें। माइनस टी किन दोनों के बीच में कॉमन आएगा, इन दोनों के बीच में। सो यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस बाय एप्सिलॉन आर। चेक करो भाई स्टेप सही है,
यस सर। डी बाहर आ गया ना, 1 बचेगा एप्सिलॉन आर। ओके, अब उसके बाद अब बताओ कि क्या इन दोनों में से डी बाहर आ सकता है? यस सर। इसमें से जब डी बाहर आएगा तो बचेगा क्या आपके पास? 1 माइनस 1 minus t डिवाइड by बाय d, डी 1 minus 1 by epsilon r. epsilon r. So the steps are absolutely clear. अब फायदा ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट a by d क्या होता है? c naught कैपेसिटेंस इन एयर oblique वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। तो ये उससे जब आप कंपैरिजन करोगे देन यू विल गेट द आइडिया। देखो ये एक्सप्रेशन भी काम का है, ऊपर कितने बनाए हैं हमने? 2 बना दिए इक्वेशन ने, इसको भी काम का ही मानना है। गिव 2 स्टार्स। और जो नेक्स्ट हम बना रहे हैं उससे कंपैरिजन हो जाएगा, बट सो मेनी टाइम्स यू नीड दिस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3। सो 1 माइनस टी बाई डी अब मेरे को बताओ इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि सी नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा? although it depends on epsilon r value, what we know from chapter 1 onwards, we know कि epsilon r क्या रहता है? greater than 1 या उसके इक्वल। तो क्योंकि आप बात कर रहे हो एयर और वैक्यूम को छोड़ के, तो ये जो इक्वल वाली बात तो वो एयर और वैक्यूम पे वैलिड है। तो उसको अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी केसेस में क्या हो जाएगा? बाकी केसेस के लिए हम ऐसा करते हैं, उसको इक्वलिटी को हटा देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर देन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो और इसके अलावा व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव? आपके पास जो टी है वो लेस देन डी है, क्योंकि पार्शियली इंसर्शन की ना आपने, तो पार्शियल इंसर्शन कब होगी? जब उसकी थिकनेस डी से कम होगी। यस सर। अब इन कंडीशंस को अप्लाई करके बताओ कि सी नॉट से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ई ग्रेट देखो बहुत सीधा तरीका है। 1 बाय एप्सिलॉन आर क्या आएगा? 1 से कम। यस 1 बाय एप्सिलॉन आर will be less than 1. How many of you agree? यस अगर वो 1 से कम है तो 1 में से मान लो 1 बाय एप्सिलॉन आर है 0.6 है, तो 1 में से 0.6 माइनस होगा, कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। अब t है वो d से कम है, तो ये भी तो 1 से कम ही आएगी वैल्यू। मान लो 0.6 आ गई, वो 0.6 और 0.4 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 से ज्यादा आएगी 1 से कम आएगी? कम आएगी। 1 से कम आएगी। अब 1 से कम वैल्यू को जब 1 से माइनस करोगे तो 1 से ज्यादा आएगी कम आएगी? कम आएगी। कम आएगी। अब सी नॉट को जब 1 से कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? वो एक्सप्रेशन सी नॉट से तो ज्यादा ही आएगा ना। यस लाइक द एग्जाम्पल आई कैन टेक कि आपके पास सिचुएशन ये बन गई 0.6 इंटू 0.4। अब इसको एनालाइज कर लो क्या होगी। 24 और 2 डेसिमल। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा करते हैं, ऊपर ले लो आप इसको। अब जो ये जो एक्सप्रेशन है 100 डिवाइड बाय 24, ये क्या बनने जा रहा है? लगभग ये बनेगा कितना? 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से तो बड़ा ही होगा।
मान लो इसको 3 4 पॉइंट मान ले कुछ समथिंग, यस 4 सर। पॉइंट आएगा सर। 4 प्लस आ रहा है, यस सर, चलो 4.1 मान लेते हैं इसको अप्रोक्स। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया? यू कैन सी वेरी क्लियरली जो C है वो C0 से ज्यादा ही है ना, क्योंकि 4.1 टाइम्स है उसका। सो द पॉइंट इज क्लियर कि आप ऐसे एक्सप्रेशंस को कैसे विजुलाइज करोगे, ये तरीका बताया मैंने विजुलाइज करने का। क्लियर? यस सर। सो दिस क्लियरली इम्प्लाइज C इज ग्रेटर देन C0। और एक बात जिसको कहते हैं ना, वो शब्द यूज होता है कि एक बात को गांठ बांध लो, सुना है कभी ऐसा? यस सर। तो वो क्या है कि जब भी कैपेसिटर प्लेट के अंदर एयर और वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी आप डालेंगे तो कैपेसिटेंस को बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Thus we say whenever we introduce dielectric inside plates other than, हालांकि डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो वो एयर और वैक्यूम से अलग ही हो जाएगी, चलो फिर भी लिख देता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, other than air vacuum, then capacitance always increases। और आप जरूर ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों होता है, कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया हमें, कंसेप्चुअली व्हाई दिस हैपेंस, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और क्यों इंक्रीज होगी, इसके बारे में सोचना। ये कंसेप्चुअल थिंकिंग क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन डाल देता हूँ होमवर्क। थिंक कंसेप्चुअली व्हाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा अब ये जो बेटा एक्सप्रेशन है ये काफी काम का एक्सप्रेशन है। अगर इस t को मैं अगर d डाल दूं तो क्या आपका ये C0 आ जाएगा? डाल के देखो, इस t को अगर हम d की वैल्यू डाल दें तो उस केस में डेफिनेटली हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अच्छा, t को d डालने का मीनिंग क्या है कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक है वो फुली इंसर्ट कर दी, तो वो आपके पहले वाले एक्सप्रेशन आ जाएंगे। एक तो होमवर्क में वो भी करके Yes, देख sir. लेना, वो भी एज ए स्पेशल केस करके देखना। और एक आप क्या करना, इसमें एयर वैक्यूम का एप्सिलॉन आर को 1 डाल के देख लो, तो वो बन जाएगा आपका ओरिजिनल। ठीक है, Yes. एयर और वैक्यूम का बन जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर आप मेटल डालते हो तो उसका एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है, तो वो डाल के देखो